नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। दृष्टि द विजन ये एक ऐसी पुस्तक है जो यूजीसी नेट का या असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर का पूरा पाठ्यक्रम कवर करती है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सफलता दिलाने की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिल जा रहे हैं। अगर आप ये पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित ही 40 से 45 प्रश्नों को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो हमारा यही प्रयास था कि इस पुस्तक को हम लेकर आते हैं और इसके एक एक टॉपिक को अपने चैनल के माध्यम से इसकी एक एक लाइन आप सभी के सामने रख दी जाए। तो उसी प्रयास में हमने अपना पहला वीडियो जो है शोध अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता का वीडियो डाला था। प्रयास हम ये कर रहे थे कि एक ही वीडियो में उस पूरे टॉपिक को कवर कर दिया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी कि वीडियो जो है 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। तो उसी शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता का पहला वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया है और उसका दूसरा वीडियो हम अपने चैनल पे आज अपलोड कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता। तो उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो भी टॉपिक रह गए हैं उसको आज की वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क भी पढ़ाया जा रहा है और निश्चित सफलता की गारंटी भी मैं दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो कल की वीडियो में हमने अधिन्यास विधि दत्त कार्य विधि यानी जो असाइनमेंट मेथड था उसको पूरा देख लिया था। ठीक है, उसके जो भी गुण दोष थे। आज की क्लास में हम शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में देखेंगे और यही इसमें ही पूरा जितना भी ये टॉपिक है उसको आज की वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियो जाकर ज़रूर देखें। जो इसका पार्ट 1 है उसको आप देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बस 1 से 2 बार आप सुन लेंगे तो आपका पूरा ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में बड़े आराम से इनके प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय विषय अथवा पाठ को समझाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में जब शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य पाठ्य सामग्री को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है। शिक्षण में उत्तम से उत्तम सहायक सामग्री को भी शिक्षक का विकल्प नहीं माना जा सकता। शिक्षक का महत्व सर्वथा उससे ही अधिक है। मतलब कहने का मतलब है कि उत्तम से उत्तम सहायक सामग्री क्यों ना हो, लेकिन उसको शिक्षक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि सबसे पहले शिक्षक का महत्व है तब सहायक सामग्री का महत्व है। चलिए आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछ देती हैं। डेंड के शब्दों में सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या मौखिक पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसमें हम देखेंगे दृश्य सामग्री। विद्यार्थी जिस सामग्री को देख सकते हैं और साथ ही उसको समझकर उसका सदुपयोग करके अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। इस प्रकार की सामग्री में प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, परिचित्रदर्शी, मानचित्र, श्यामपट्ट इत्यादि हैं। फिर है श्रव्य सामग्री। वे सामग्रियां जिन्हें सुनकर विद्यार्थी अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं उन्हें श्रव्य सामग्री कहते हैं, जैसे ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो इत्यादि। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री। वे सामग्रियां जिन्हें देखने व सुनने का कार्य एक साथ करना पड़ता है उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं।
ऐसी सामग्रियां विद्यार्थियों के मानसिक पटल पर शीघ्र ही अंकित हो जाती हैं, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, वीडियो डिस्क, टेलीकॉन्फ्रेंस इत्यादि। अब है इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। तो देखिए दृश्य सामग्री में क्या क्या आएगा। दृश्य सामग्री में आएगा चार्ट, नक्शे, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप व प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप यानी पारदर्शक व अपारदर्शक वस्तु का पर्दे पर अत्यंत साफ प्रक्षेपण किया जाता है। एपीडाइस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे पारदर्शक व अपारदर्शक वस्तु का पर्दे पर अत्यंत साफ प्रक्षेपण होता है। फिर है बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, वास्तविक पदार्थ, श्यामपट्ट। ये सब था दृश्य सामग्री। अब देखेंगे श्रव्य सामग्री। इसमें है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन। फिर देखेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री, टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, ड्रामा, वीडियो डिस्क, टेलीकॉन्फ्रेंस। ये आप देख सकते हैं कि ये दृश्य श्रव्य सामग्री, इससे स्पष्टीकरण होगा, उद्दीपन होगा और ये प्रेरणा भी देगा। आगे देखिए प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा। सॉफ्टवेयर में ग्राफ आएगा, पुस्तक आएगा, चार्ट आएगा, मॉडल आएगा। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर में आएगा। हार्डवेयर में आएगा प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो, एपीडाइस्कोप। फिर है प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। तो इसमें प्रक्षेपित सामग्री में स्लाइड आएगा और फिल्म स्ट्रिप आएगा। अप्रक्षेपित सामग्री में चार्ट आएगा, निर्देश आएगा, चित्र आएगा और स्लाइड आएगा। अब देखिए एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया गया है और एनसीईआरटी के शिक्षाविदों ने शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया है। प्रक्षेपित सामग्री, इसमें फोटोग्राफ चित्र, फ्लैश कार्ड, डायग्राम ग्राफ, मानचित्र, कार्टून, कॉमिक्स। फिर है डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, इसमें है श्यामपट्ट, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पैक बोर्ड, चुंबक बोर्ड। फिर है श्रव्य सामग्री, इसमें रेडियो, रिकॉर्डिंग, टेलीविजन। फिर है त्रिआयामी सामग्री, इसमें मॉडल आ जाएगा, वस्तु आ जाएगा, नमूना आ जाएगा, मेकअप आ जाएगा, कठपुतली आएगा। फिर है प्रक्रिया सामग्री, इसमें प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, अभिनय। फिर प्रक्षेपित सामग्री, फिल्म और फिल्म स्ट्रिप। तो ये थे एनसीईआरटी के शिक्षाविदों ने जो 6 शिक्षण वर्गों में इसको सामग्री को 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो ये छांटने के लिए भी दे सकता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, प्रक्षेपित सामग्री में क्या क्या आएगा, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री में क्या क्या आएगा, श्रव्य सामग्री में क्या क्या आएगा, त्रिआयामी सामग्री में क्या क्या आएगा, प्रक्रिया सामग्री क्या है, प्रक्षेपित सामग्री क्या है। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। अब है दृश्य श्रव्य सामग्री के उद्देश्य। विद्यार्थियों में पाठ के प्रकरण उपकरण के प्रति रुचि पैदा करना तथा उनके ज्ञान को विकसित करना, अधिगम की गति को तेज करना, विद्यार्थियों को मानसिक व शारीरिक रूप से क्रियाशील बनाना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने में प्रभावी भूमिका निभाना, विद्यार्थियों के निरीक्षण शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों के ज्ञान को संवर्धित करना, तीव्र एवं मंद बुद्धि के विद्यार्थियों को योग्यतानुसार शिक्षा देना, अभिरुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालना, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक बनाना। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व।
अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद करना, विषय वस्तु के स्वरूप को जटिल की अपेक्षा सरल बनाना। फिर कक्षा शिक्षण में संवाद बनाए रखने में तथा गतिशीलता कायम रखने में समर्थ होती है। फिर है चिंतन के उच्च स्तर को प्राथमिकता देना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार देना, शिक्षण कार्य के दौरान मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर उनमें नीरसता को समाप्त करना। दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषताएं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, विद्यार्थी सक्रियता। अस्थायी अधिगम में सहायक, प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में अवसर मिलता है, विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति जिज्ञासा, विचारों की प्रवाहशीलता, प्रत्यक्ष अनुभव, शिक्षण अधिगम अनुभव का समायोजन, विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग, मौखिक भाषण में न्यूनता, भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करना, अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करना, समय की बचत तथा शिक्षण रुचि में वृद्धि करना, उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल विकसित करना, सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता, विद्यार्थियों की कल्पना व विचार शक्ति का विकास करना। दृश्य श्रव्य सामग्री के आवश्यक गुण, सामग्री की उपलब्धता, परिशुद्धता, अनुकूलता, यथार्थता, संबंधता, समय की बचत, रोचकता। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग में सावधानियां। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग करने में पूर्व निम्न बातों को ध्यान रखा जाता है। इस सामग्री का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में हो, न कि शिक्षण के विकल्प के रूप में। शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। अधिक महंगी सामग्री का उपयोग यथासंभव कम किया जाए। उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग हो। कक्षा में प्रत्येक स्थान पर दिखाई दे। सामग्री का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। सामग्री का उपयोग होते ही कक्षा से उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थियों का ध्यान वहीं आकृष्ट होगा। अब हम देखेंगे एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल। अमेरिकी शिक्षाविद एडगर डेल ने वर्ष 1960 में एक दृश्य मॉडल अनुभव कोड प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को मूल रूप से वर्ष 1946 में ही विकसित किया गया था। इस मॉडल में सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों का वर्णन किया गया था। इसके शीर्ष पर शाब्दिक संकेत थे। सबसे निचले भाग में प्रत्यक्ष व उद्देश्यपूर्ण अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। अब एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल, ये मॉडल है, ठीक है। ये अमूर्त प्रकृति के लिए ये एरो है और ये मूर्त प्रकृति के लिए ये एरो है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे इस मॉडल में क्या क्या है। प्रत्यक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण अनुभव, काल्पनिक अनुभव, नाटक सहभागिता, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन सामग्री, गतिशील चित्र, ऑडियो रिकॉर्डिंग व स्थिर चित्र, दृश्य प्रतीक, शाब्दिक प्रतीक। तो ये है आपका एडगर डेल का अनुभव शंकु का मॉडल। फिर है शिक्षण में उपयोगी प्रमुख सहायक सामग्री तत्व। शिक्षण कौशल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले श्यामपट्ट का नाम आता है। श्यामपट्ट विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को बोधगम्य, सरल व अस्थायी बनाने में सहायता करता है। श्यामपट्ट का आविष्कार सर्वप्रथम जेम्स विलियम्स ने किया था। इसके माध्यम से शिक्षक भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। श्यामपट्ट का अत्यधिक उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किया जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो श्यामपट्ट के स्थान पर आधुनिक तकनीकी संपन्न दृश्य श्रव्य सामग्री स्थान ग्रहण कर लेती है। श्यामपट्ट के उपयोग विशिष्ट व कठिन शब्दों को स्पष्ट करने में, पाठ की रूपरेखा व सारांश लिखने में, विषय के मुख्य बिंदुओं को लिखने में, मुख्य निर्देश तथा आदेश लिखने में, चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र व लाक्षणिक उदाहरण देने में, वस्तुओं के क्रम को स्पष्ट लिखने में, विद्यार्थियों के समक्ष कुशल शिक्षण कार्य व लेखन में। वास्तविक पदार्थ, प्रत्यक्ष वस्तुएं। प्रत्यक्ष वस्तुएं विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संबंध अति उपयोगी व सजीव साधन मानी जाती हैं। प्रभावशाली शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। मेढक, पौधे, बीज, पुष्प जैसी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जा सकती हैं।
उदाहरण मनके व मोती, सिक्के, डॉट टिकट, पक्षियों के पंख या नाखून का संग्रह, फल फूल इत्यादि। इन सभी के अतिरिक्त प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाने के लिए पर्यटन या क्षेत्र भ्रमण का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है मॉडल प्रतिमान। मॉडल का अर्थ होता है उस वस्तु की नकल या बनावट जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। मॉडल का प्रयोग अधिकांशतः तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग संभव नहीं होता है। विद्यार्थी मॉडल स्वयं तैयार करते हैं, साथ ही शिक्षक के निर्देश पर भी बनाते हैं। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, स्टिल मॉडल और वर्किंग मॉडल। स्टिल मॉडल में वस्तु के आकार, प्रकार और आयाम का ज्ञान दिया जाता है। वर्किंग मॉडल में रियल मॉडल के गुणों के अतिरिक्त उनका कार्यविधि का भी ज्ञान दिया जा सकता है। फिर है स्लाइड्स। सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में स्लाइड्स उपयोगी है। इनका प्रयोग शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाता है। स्लाइड्स को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। स्लाइड के माध्यम से जटिल व सूक्ष्म बातों को सरलता से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड्स निम्न प्रकार की होती है: लैंटर्न स्लाइड, सेलोफ्लोन स्लाइड, ग्लास स्लाइड्स, फोटोग्राफिक स्लाइड। फोटोग्राफिक प्लेट तैयार की गई स्लाइड प्रायः 35 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर आकार की होती है। फिर है फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप फिल्मों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा से संबद्ध प्रक्रियाओं, खोजों व अन्य लाभदायक संरचनाओं के विषय में नवीनतम ज्ञान मिलता है। फिल्मों अर्थात चलचित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोचक ढंग से दृश्य व श्रव्य रूप में जानकारी दी जाती है। फिल्म स्ट्रिप पारदर्शक सेल्यूलाइड की बनी होती है। इसे चलचित्र की भांति शिक्षण में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, ग्लोब एवं रेखाचित्र। जब किसी वस्तु का मॉडल न उपलब्ध हो और शिक्षण कार्य में देरी हो रही हो तो शिक्षक अपना कार्य चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से पूर्ण करता है। शिक्षक को पाठ के प्रकरण के अनुसार स्वयं ही चार्टों का निर्माण करना चाहिए। एस अहलूवालिया। चार्ट वास्तव में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है और शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। चार्ट को 4 प्रकारों में बांटा गया है: समय चार्ट, ऐतिहासिक तिथियां, कालक्रमानुसार शासन; ग्राफिक चार्ट, इसमें सांख्यिकी आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए; तालिका चार्ट, क्रमबद्ध ढंग से किसी घटना या प्रक्रिया के पदों को प्रस्तुत करना; चित्र चार्ट, विभिन्न प्रकार के चित्रों की प्रस्तुति के लिए। दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा वर्तमान में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रयोगशाला में प्रत्येक स्तर की दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला प्रभारी या निदेशक को दृश्य श्रव्य सामग्री के क्षेत्र में प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रयोगशाला में निम्नलिखित उपकरणों की व्यवस्था करना अनिवार्य शर्तें होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला के उपकरण, इसमें रेडियो, ट्रांजिस्टर, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रो प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड्स प्रोजेक्टर, मैजिक लॉल्टेन, एपीडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविजन, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, कंप्यूटर शिक्षण मशीन। फिर है टेलीविजन एवं वीडियो। यह शिक्षा का आकर्षण व सबल साधन है। टेलीविजन एक महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य माध्यम है जिससे विद्यार्थियों की देखने सुनने की ज्ञानेंद्रियों का एक साथ उपयोग होता है। इसके द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का शिक्षण हितकारी होता है। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने वर्ष 1926 में किया था। टेलीविजन का शिक्षा में योगदान। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व अभिवृत्ति का विकास होता है। जो विद्यार्थी विद्यालय महाविद्यालय नहीं आ पाते उन्हें भी समान शैक्षिक अवसर मिलता है। इसके माध्यम से भाषा विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, योग, संगीत आदि विषयों से संबद्ध आधुनिक व नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। टेलीविजन के द्वारा विद्यार्थियों को पूरे विश्व में होने वाली शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी मिल पाती है जिसके कारण वे नए नए प्रयोग करना सीखते हैं। इसके माध्यम से राष्ट्रीय दिवस, उत्सव, पर्व, मेले, महापुरुषों के जन्म दिवस से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण होता है जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम एवं त्याग की भावना का विकास होता है। फिर है कंप्यूटर।
कंप्यूटर शिक्षा का एक अच्छा स्रोत है। आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में कंप्यूटर ने शिक्षा को प्रभावी बनाया। वर्तमान में प्रत्येक स्कूल व कॉलेज में कंप्यूटर लैब है, जिसके माध्यम से पठन पाठन में सहायता मिलती है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा सामग्री को नोटपैड एवं वर्ड पैड में फाइलों के रूप में तैयार करके रख सकते हैं और समय समय पर इसका सदुपयोग कर सकते हैं। विभिन्न पुस्तकों को ई बुक के रूप में डाउनलोड करके विद्यार्थी अपने अध्ययन का तुलनात्मक रूप से बेहतर बनाते हैं। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहते हैं। कंप्यूटर में शिक्षण कार्य करने के लिए इसकी कुछ विशेष भाषाओं जैसे बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण में कंप्यूटर निम्न रूप में उपयोगी है। CAI, CMI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन CMI, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एज अ सिमुलेटर। ठीक है। फिर है नाटकीय अभिनय। यह एक ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाला और निरीक्षणकर्ता दोनों सम्मिलित रहते हैं। शाब्दिक व अशाब्दिक माध्यम से अभिनय किया जाता है। विचार की अभिव्यक्ति तथा मनोरंजन के द्वारा विद्यार्थियों को स्थायी ज्ञान प्रदान किया जाता है। नाटक से पूर्व उसका उद्देश्य बताया जाना चाहिए। नाटक की भाषा सरल, बोधगम्य, आंचलिक या स्थानीय होनी चाहिए। नाटक अभिनय के कुशल संचालन हेतु शिक्षक को दक्ष होना चाहिए, तभी उद्देश्य सफल होगा। फिर है नाटक अभिनय के कुछ प्रकार जो विद्यालय में सामान्यतः देखने को मिलते हैं। औपचारिक नाटकीय अभिनय, अनौपचारिक नाटकीय अभिनय, साइकोड्रामा, मूक अभिनय। फिर है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का प्रयोग प्रायः किसी पाठ की प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। शैक्षिक वार्ताओं एवं शैक्षिक विवेचनाओं को इसके माध्यम से पुनर्जीवित कर शिक्षण को सजीव व प्रभावशाली बनाया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में रिकॉर्डिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। रिकॉर्डिंग 3 प्रकार की होती है। फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग, तार रिकॉर्डिंग और टेप रिकॉर्डिंग। फिर है शिक्षण मशीन। शिक्षण मशीन के प्रवर्तक सिडनी एल प्रेसी थे। उन्होंने 1920 में के मध्य इसे विकसित किया था। शिक्षण मशीन एक यांत्रिक विद्युत युक्ति है। यह उस कार्यक्रम पर निर्भर करती है जो प्रस्तुत प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जो विद्यार्थियों को एक निश्चित चुनौती के साथ सीखने का मौका प्रदान करती है, तत्काल ही उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। शिक्षण मशीन का संचालन स्वयं विद्यार्थी द्वारा किया जाता है। शिक्षण मशीन 2 प्रकार की होती है, संरचित, पूर्वरचित, उत्तरयुक्त मशीन और बहुचयन मशीन। ग्लाइडर, डिस्क मशीन, टाइपराइटर मशीन एवं दृश्य श्रव्य मशीन संरचित उत्तरयुक्त मशीन के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे ई शिक्षा के बारे में। ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। इसके विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। आज से जब कई वर्ष पहले ई शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई शिक्षा ने महत्वपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है। पिछले 3 दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा के अनेक सोपान तय किए हैं। पिछली सदी में कमोबेश पारंपरिक श्यामपट्ट तथा खड़िया मिट्टी चौक के दौर से गुजरे हुए 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड ने ले ली है तथा विविध प्रकार के मार्कर पेन ने खड़िया मिट्टी चौक का स्थान ले लिया है। इंगित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेजर पॉइंटर ने ले लिया है। स्लाइडर प्रोजेक्टर
तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं। शिक्षा में दृश्य श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर तरीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और शिक्षा अब तेजी से ई शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। ई शिक्षा के प्रकार: समकालीन सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था। इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य एक ही समय में अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उसके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। समकालीन ई शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल है। ये तरीके बीते कुछ वर्षों में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। फिर है असमकालीन एसिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था। इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि एक समय में नहीं, अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की ई शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग असमकालीन शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है। भारत में ई शिक्षा की स्थिति: ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक उपकरणों और संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वस्तुतः भारत में ई शिक्षा अपने शैशवावस्था में है। ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न ई लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से उपकरण और तकनीकी विकसित करने पर बल दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ई शिक्षा पर केंद्रित शोध एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता में सुधार के लिए पाठ्य सामग्री विकास, शोध एवं अनुसंधान पहल, मानव संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाएं और संकाय प्रशिक्षण पहले ही शामिल हैं। वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 900 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में ई शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल बाजार तैयार होने की संभावनाएं हैं। बड़ी संख्या में नए उपयोगकर्ता इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ई शिक्षा तक पहुंच रहे हैं। ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास: स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का फुल फॉर्म देख लीजिए। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं एक एकीकृत मंच है जो स्कूल 9 से 12 तक के लेकर स्नातकोत्तर तक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक स्वयं पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी मॉक, बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है। एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 तक के लिए 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉक्स का मॉड्यूल विकसित कर रहा है। फिर है स्वयं प्रभा। यह क्या है? यह 24/7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।
इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थाओं को इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। फिर है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। फिर है स्पोकन ट्यूटोरियल। छात्रों को रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। यह सभी 22 भाषाओं में उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शिक्षा के लिए निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर है यह शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है। इसमें शिक्षण कार्य जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटन्स, जागरूकता कार्यक्रम यथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप इत्यादि इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है। इस परियोजना में लगभग 2000 कॉलेजों के छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में भाग लिया। फिर है वर्चुअल लैब। इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिए पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट विकसित करना है। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीकी के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोग के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएं संचालित हैं और 15 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान कर रही है। फिर है ई यंत्र। यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की परियोजना है। शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं। एनसीईआरटी द्वारा रिसोर्सेज जैसे ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव आदि के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पोर्टल्स के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया गया है। उदाहरण के लिए स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स स्वयं है। ई पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स और मोबाइल एप्लीकेशंस। नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। फिर है ई शिक्षा की विशेषताएं। ई शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं, अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर इसके जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं। फिर है ई शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफ़ी हद तक कम लागत वाली होता है, क्योंकि छात्रों को पुस्तकें या किसी दूसरे स्टडी मटेरियल पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। फिर है ई शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित ऐप व पोर्टल पर स्टोर किया जाता है, जिससे कागज के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है। ई शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है, जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ई शिक्षा की राह में चुनौतियाँ। बिना आत्म अनुशासन
या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति ई शिक्षा की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो ई शिक्षा में रुकावट बन सकती है। फिर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा की दुनिया को बदल रहे हैं। क्या है मॉक? मॉक वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को इंटरनेट के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। दुनिया में उच्च शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए मॉक्स को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मॉक्स विशेष तौर पर STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे छात्रों के लिए अंतिम विकल्प बन गए हैं जो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम हैं। चुनौतियाँ: मॉक्स के द्वारा तत्काल शंका का समाधान नहीं हो पाता, साथ ही पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रेरणा भी नहीं मिलती। इस कारणवश विद्यार्थी इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। मॉक्स की सबसे बड़ी कमी तकनीकी प्रशिक्षण के मामले में सामने आती है, क्योंकि इनके प्रयोगों द्वारा विषय को समझाने में विधि कारगर साबित नहीं होती। मॉक्स पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करने वालों में से 90% से अधिक विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते हैं। इसे मॉडल की प्रभावकारिता पर सवाल उठता है। पाठ्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध होने के कारण मॉक्स को आर्थिक तौर पर भी सफल नहीं माना जा रहा है। फ्रीमियम मॉडल क्या है? फ्रीमियम फ्री और प्रीमियम शब्दों का एक संयोजन है जिसका उपयोग व्यवसाय मॉडल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत मुफ्त और प्रीमियम दोनों तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फ्रीमियम व्यापार मॉडल के तहत उपयोगकर्ताओं को सरल और बुनियादी सेवाएं मुफ्त में तथा अधिक उन्नत या अतिरिक्त सुविधाएं शुल्क लेकर प्रदान की जाती हैं। अब हम देखेंगे मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ निर्णय प्रदान करना है। आधुनिक समय में परंपरागत जांच और परीक्षा के स्थान पर एक नया शब्द मूल्यांकन को काम में लिया जा रहा है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महात्मा गांधी के शब्दों में विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा हो। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहायता करता है। फिर है J.W. राइस्टोन। मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है जो मापन या मापक के व्यापक स्वरूप को परिभाषित करता है। परंपरागत मूल्यांकन में विद्यार्थी के केवल शैक्षणिक पक्ष को शामिल किया जाता था, लेकिन शिक्षा के बदले परिवेश में आधुनिक मूल्यांकन विद्यार्थी के सभी पक्षों शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक चिंतन प्रक्रिया, व्यक्तित्व को खुद में समाहित किए हुए है। साथ ही पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को भी मापने का प्रयास करता है। परंपरागत मूल्यांकन के जनक J.S. राइस थे। आधुनिक मूल्यांकन के जनक B.S. ब्लूम माने जाते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व। सतत प्रक्रिया। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य निरंतर कराया जाता है, अतः यह ज्ञात करने के लिए कि विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्राप्त हुए हैं या नहीं, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है।
फिर व्यापक प्रक्रिया, व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर है सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति समाज की आकांक्षा, आदर्श एवं आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया है। उद्देश्य निष्ठता, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है और जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका स्तर कैसा है, आगामी शिक्षण का स्वरूप इन्हीं परिणामों पर निर्भर करता है। फिर है निर्माणात्मक संरचनात्मक प्रक्रिया, मूल्यांकन ही शिक्षण विधियों, शिक्षण द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति व विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रभावशीलता आदि के विषय में हमें सही निर्णय लेने योग्य बनाता है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। विद्यार्थी केंद्रित, मूल्यांकन द्वारा ही यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थियों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसलिए मूल्यांकन को विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है। सहकारी सहभागी निर्णय, पहले शिक्षक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करके कोई निर्णय लेता था जो विश्वसनीय नहीं था, किंतु अब मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक के अतिरिक्त विद्यार्थी के मित्र, अभिभावक व अन्य शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी के मूल्यांकन में उसके सभी पक्षों पर बातचीत करके ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, शैक्षिक उद्देश्यों का चयन, उद्देश्यों को अव्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना, अधिगम परिस्थितियों की पहचान, परीक्षणों का चुनाव, प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा, प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या। मूल्यांकन के उद्देश्य, शैक्षणिक उन्नति में सहायक, कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति, पाठ्यक्रम में संशोधन, विद्यार्थियों का वर्गीकरण, भविष्यवाणी करना, निदान, अनुदेशन को प्रभावी बनाना। मूल्यांकन की विशेषताएं, विश्वसनीयता, शिक्षक किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और जांच के बाद अंक देता है, तो यदि उसकी उत्तर पुस्तिका की पुनः कितनी बार जांच क्यों न हो जाए, पहले आए अंकों में और दोबारा दिए गए अंकों में अधिक अंतर नहीं होनी चाहिए। फिर है वैधता, इसके अंतर्गत दो विशेषताओं को शामिल किया गया है। मूल्यांकन पत्र निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। परीक्षा जिस विषय की हो उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। फिर है विभेदीकरण, मूल्यांकन पत्र पेपर का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पेपर तीनों स्तरों प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि के विद्यार्थियों के अनुकूल हो। साथ ही विद्यार्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन में न्याय संगतता की विशेषता भी होनी चाहिए। फिर है समग्रता, प्रश्न पत्र के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके संपूर्ण भागों से प्रश्नों को संकलित किया जाना चाहिए, तभी विद्यार्थियों की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। फिर है उद्देश्य निष्ठता, प्रश्न पत्र तैयार करते समय निश्चित उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी और प्रश्न पत्र तैयार करने वाली टीम, संस्था दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उदाहरण, CTET के पेपर से विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु कुशल विद्यार्थियों का चयन करके अपना उद्देश्य पूरा करता है। फिर है वस्तुनिष्ठता, प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों व पूर्वाग्रहों का प्रभाव विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। फिर है मानकता, प्रश्न पत्र एक निश्चित मानक पर आधारित हो, जैसे उत्तीर्ण पास होने के लिए 33% अंकों की तथा प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंकों की अनिवार्यता। फिर है व्यवहारिकता, मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक व व्यवहारिक होनी चाहिए। प्रश्न पत्र ऐसे हों जिनमें समय व धन की बचत हो, साथ ही प्रश्न पत्र की गुणवत्ता, कागज स्वरूप का भी ध्यान रखा जाए। इस प्रकार मूल्यांकन में मितव्ययिता को भी महत्व देना चाहिए। मूल्यांकन के प्रकार, अधिगम को प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन को काफ़ी महत्व दिया गया है। वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल विद्यार्थियों के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, बल्कि शिक्षक मूल्यांकन को भी प्रभावी माना जा रहा है। इस आधार
पर इन दोनों मूल्यांकनों का उल्लेख नीचे दिया गया है। विद्यार्थी मूल्यांकन, विद्यार्थी मूल्यांकन, परिणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। परिणात्मक मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा होगी। फिर लिखित परीक्षा कितने प्रकार की होगी? निबंधात्मक परीक्षा, अति लघु उत्तरात्मक परीक्षा, लघु उत्तरात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। और गुणात्मक मूल्यांकन में जांच सूची होगा, स्तर माप होगा, अवलोकन होगा, घटनावृत्त होगा, व्यक्ति अध्ययन होगा। अब हम देखेंगे परिणात्मक मूल्यांकन को। परिणामात्मक मूल्यांकन अन्य विद्यार्थी मूल्यांकनों की तुलना में यह अधिक उपयोगी, विश्वसनीय व वैध है। मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। मौखिक परीक्षा, इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना, साथ ही अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की भी जांच करना होता है। मौखिक परीक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम औपचारिक रूप से ग्लेडाइट्स ने किया था। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस परीक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। कक्षा में प्रश्नोत्तर करके शिक्षक यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्रिय हैं या नहीं। यह परीक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही विद्यमान है। प्राचीन काल में गुरुकुल में ऋषि मुनि या गुरु अपने शिष्यों अथवा विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाते थे। वर्तमान समय में साक्षात्कार आदि रूपों में मौखिक परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। फिर है लिखित परीक्षा। आधुनिक समय में लिखित परीक्षा परिणात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और अनुभव को जांचा जाता है। इसके अंतर्गत निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में लिखित परीक्षा के रूपों में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की महती भूमिका है। जिस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को विस्तृत रूप में देना होता है, उसे निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवेश से संबंधित अभिरुचियों की जांच की जाती है। निबंधात्मक परीक्षा के गुण निम्नलिखित हैं। इसमें मौलिकता का विकास होता है, बच्चों में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है, भाषा शैली व लेखन शैली का विकास होना। निबंधात्मक परीक्षा के दोष: वैधता व विश्वसनीयता का अभाव, निष्पक्षता का अभाव, शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों व पूर्वाग्रह का प्रभाव उत्तर पुस्तिका पर पड़ता है। यह परीक्षा प्रणाली रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की कक्षा में उत्तीर्ण करवाना है, न कि उनमें मानसिक शक्तियों का विकास करना है। फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा। आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में लिखित परीक्षा के एक नए रूप की उत्पत्ति हुई है, जो परंपरागत परीक्षा या निबंधात्मक परीक्षा के ठीक विपरीत है। इस नवीन परीक्षा प्रणाली को वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, एकांतर अनुक्रिया या सही या गलत वाले प्रश्न। विजातीय प्रश्न, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प समान होते हैं। सजातीय प्रश्न, पहले विकल्प का संबंध दूसरे से होता है। फिर है मिलान पद प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण: वैधता एवं विश्वसनीयता पाई जाती है, निष्पक्षता पाई जाती है, रटने की प्रवृत्ति का विरोध होता है, विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है, विषय वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को महत्व दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष है: अनुमान के आधार पर उत्तर दिए जा सकते हैं, विद्यार्थियों में नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है, मौलिकता की क्षमता का विकास न होना, भाषा अभिव्यक्ति व लेखन क्षमता का विकास न होना। प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा उस परीक्षा को कहते हैं जिसमें प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा दिए गए प्रयोगों के आधार पर दिए जाते हैं। यह परीक्षा परिणात्मक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की विषय संबंधी रुचि और जानकारी का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा का प्रयोग विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, भूगोल आदि विषयों में किया जाता है। फिर है गुणात्मक मूल्यांकन। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली यह द्वितीय विधि है। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है।
जांच सूची विद्यार्थियों के व्यवहारिक और ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्षों के मूल्यांकन का एक प्रभावी साधन है। जांच सूची का प्रयोग अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के अनुसार गुणात्मक विवरण को प्रस्तुत करना, इसका प्रयोग उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। फिर है अवलोकन किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार के कुछ निश्चित व वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्ज कराना ही अवलोकन है। इसका प्रयोग छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। फिर है घटनावृत्त विद्यार्थियों के जीवन की सार्थक घटनाओं का वर्णन व विवरण, इसे विद्यार्थियों से संबंधित वास्तविक रिकॉर्ड भी कहते हैं। फिर है व्यक्ति अध्ययन इसमें किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय के सर्वांगीण अध्ययन का विश्लेषण किया जाता है। इस अध्ययन में शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों को समस्या से परिचित कराना होता है। इसके अंतर्गत मूल्यांकन का उपचार एवं निदान दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। समस्याओं के कारण को ज्ञात करना, उसको दूर करना। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर इस मूल्यांकन विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। शिक्षक मूल्यांकन विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। परंपरागत तरीके से शिक्षण कार्य करा रहे शिक्षक आधुनिक काल की आवश्यकता अनुसार खुद को उस माहौल में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वे पाठ्यक्रम को पूर्ण समग्रता से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। शिक्षण मूल्यांकन के उद्देश्य शिक्षक को शिक्षण कार्य के प्रति गंभीर व निष्ठावान बनाना, शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त नई विधियों व प्रयोगों को प्रोत्साहन देना, शिक्षकों के गुणों में सुधार, क्षेत्रों को और विस्तृत करना। शिक्षक मूल्यांकन के आधार शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के परीक्षाफल का निर्धारण, स्वयं क्रम निर्धारण, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के कार्यक्रम निर्धारण, साथी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, शिक्षा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण और समुदाय द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। शिक्षक के उत्तरदायित्व शिक्षक का मौलिक कर्तव्य कार्य विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को सही दिशा निर्देश देकर उनकी क्षमता के अनुसार बौद्धिक, चारित्रिक, शारीरिक व भावात्मक विकास करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, ताकि वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सके। शिक्षक के उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास, पाठ्यक्रम का विकास एवं संचालन, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम, कक्षा प्रबंधन का ध्यान रखना, विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन, व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन, प्रभावी सामाजिक संबंध, संपूर्ण विद्यालय कार्य साधकता का ध्यान रखना, विद्यार्थियों का सार्वजनिक परीक्षा परिणाम। मूल्यांकन के अन्य प्रकार निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है जो विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रश्नोत्तर व चर्चा पर बल देता है। यह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ स्वमूल्यांकन व सहपाठनी मूल्यांकन की भूमिका को भी प्रकाश में लाता है। शोध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जब विद्यार्थी सहभागिता करते हैं और स्वयं अपने काम के स्वामित्व को संभालते हैं तो अधिगम के प्रति उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाने का भी कार्य करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह अधिगम को एक सुखद अनुभूति बना देता है, क्योंकि विद्यार्थी की सहभागिता उसकी सीखने की ललक को ही नहीं बढ़ाती, अपितु अनजाने में मूल्यांकन की विधियों को भी प्रभावित करती है। यह मूल्यांकन अन्य मूल्यांकन की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता करना होता है कि एक विशेष अवधि पूरी होने पर शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा कर लिया गया है। यह मूल्यांकन कोर्स का ग्रेड देने या यह प्रमाणित करने के लिए होता है कि एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह पूरा कर लिया गया है। इस मूल्यांकन के लिए बाह्य परीक्षाएं भी होती हैं और शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, रेटिंग स्केल आदि का भी प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रेड श्रेणीकरण देना ही है, परंतु इससे कोर्स के उद्देश्यों की उपयुक्तता की परख के साथ साथ अध्यापन की प्रभाविता के बारे में निर्णय लेने में भी सहायक सूचना मिलती है। मानक संदर्भित मूल्यांकन।
यह मूल्यांकन विधि पारंपरिक कक्षा आधारित है। इसमें कुछ सामान्य प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें एक विशेष वर्ग की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर परीक्षा परिणाम की समुचित व्याख्या की जाती है। यह वर्ग एक मानक वर्ग होता है जिसमें संदर्भ में ही परिणाम को देखा जाता है। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि कोई विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कितना आगे या पीछे है। फिर है निकष संदर्भित मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की योग्यता का मापन किसी विशेष कसौटी अथवा निकष के संदर्भ में किया जाता है। यदि किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया गया है तो प्रवेश सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य समझा जाएगा जिसने प्राप्तांक इस कट ऑफ पॉइंट के बराबर या उससे अधिक होंगे। इस मूल्यांकन से एक विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों से अनावश्यक तुलना समाप्त हो जाती है। यह मूल्यांकन विधि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर और पूर्ण अधिगम की संकल्पना की ओर ले जाती है। उपयुक्त दोनों प्रकार के मूल्यांकन का शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इस मूल्यांकन में संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त कल्याणकारी अथवा सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर। निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रभाव कार्यक्रम को बनाने वाले और उसे विकसित करने वाले पर पड़ता है। संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रभाव शैक्षिक कार्यक्रम के उपभोक्ता पर पड़ता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। संकलनात्मक मूल्यांकन निर्णयात्मक होता है। प्रश्नोत्तर और चर्चा कक्षा में विद्यार्थी और अध्यापक निर्माणात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इसमें ग्रेडिंग का प्रयोग नहीं होता। यह मानक आधारित मूल्यांकन होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन। फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि विद्यार्थी की किस सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है, और संकलनात्मक मूल्यांकन इस मूल्यांकन का उद्देश्य ग्रेड देना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ विद्यार्थियों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है जिसमें उनके विकास के सभी पक्ष शामिल रहते हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTI अधिनियम 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। अतः RTE अधिनियम को इसकी मूल भावना में क्रियान्वित करने के लिए सतत और समग्र मूल्यांकन एक अनिवार्य आवश्यकता है। यहाँ निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है। यह शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि में फैली हुई है। इसका अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और विद्यार्थियों के साक्ष्यों का फीडबैक। दूसरा पद व्यापक अर्थ है शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। चूंकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, इसलिए यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों और यह सीखने के क्षेत्र में विद्यार्थी के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजनात्मकता। सतत मूल्यांकन से समय समय पर बच्चों की उपलब्धि, अध्यापकों और माता पिता में जागरूकता लाने में मदद मिलती है। वे आने वाली गिरावट के संभावित कारणों पर विचार कर सकते हैं और अनुदेश के उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं कि कहाँ अधिक बल देने की आवश्यकता है। कई बार कुछ व्यक्तिगत कारणों से पारिवारिक समस्याओं का समायोजन की समस्याओं से बच्चे पढ़ाई की उपेक्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उपलब्धि में अचानक गिरावट आती है। यदि अध्यापक, विद्यार्थी और माता पिता उपलब्धि में इस अचानक आई गिरावट के बारे में जान नहीं पाएंगे और बच्चे द्वारा लंबी अवधि तक पढ़ाई की उपेक्षा जारी रहेगी, तो इसके परिणाम स्वरूप उनके सीखने की प्रक्रिया व उपलब्धि में स्थायी कमी आएगी।
CCE का प्रमुख बल विद्यार्थियों के निरंतर विकास पर है, जिससे बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया गया है और इसलिए यह केवल विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन तक ही सीमित नहीं है। इसमें विद्यार्थी को प्रेरित करने के साधनों के रूप में मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कक्षा में सीखने में सुधार लाने के लिए फीडबैक और अनुवर्तन कार्य की व्यवस्था की जा सके तथा विद्यार्थी की रूपरेखा का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत किया जा सके। इसी आधार पर विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना का उद्भव हुआ। CCE के उद्देश्य बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायक, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना, मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना, नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक उद्देश्यों के बाद विद्यार्थियों की उपलब्धि और अध्ययन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। फिर है मूल्यांकन के निष्पादन के वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। फिर है सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया और सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना। इस मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करना। विद्यार्थियों के परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करना। CCE की विशेषताएं। CCE के निरंतर पक्ष में मूल्यांकन की निरंतरता और आवधिकता पक्षों को ध्यान रखा जाता है। निरंतरता का अर्थ मूल्यांकन की अनेक तकनीकों का अनौपचारिक रूप से उपयोग करते हुए विद्यार्थियों का मूल्यांकन, अनुदेशों के आरंभ में नियोजन मूल्यांकन और अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान निर्माणकारी मूल्यांकन करना है। आवधिकता का अर्थ इकाई कार्य अवधि सारांश के अंत में बार बार निष्पादन का मूल्यांकन करना है। CCE के व्यापक घटक में बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करने का ध्यान रखा जाता है। इसमें विद्यार्थी की वृद्धि के शैक्षिक, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन शामिल है। शैक्षिक पक्षों में पाठ्यक्रम के क्षेत्र या विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल है, जबकि सह शैक्षिक पक्षों में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रमेतर कार्यकलाप, मनोवृत्ति और मान्यताएं शामिल है। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन निरंतर और आवधिक रूप से मूल्यांकन की अनेक तकनीकों का औपचारिक तथा अनौपचारिक उपयोग करते हुए किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन इकाई कार्य अवधि परीक्षा के अंत में दिया जाता है। कुछ इकाइयों में खराब निष्पादन के कारणों का निदान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसका अनुवर्तन उपयुक्त हस्तक्षेपों और इसके बाद पुनः परीक्षा द्वारा किया जाता है। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अभिज्ञात मानदंडों के आधार पर अनेक तकनीकों का उपाय करते हुए किया जाता है, जबकि जीवन कौशलों में मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन के संकेतकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। CCE के कार्य। यह अध्यापक को प्रभावी अध्यापन कार्यनीतियां बनाने में सहायता करता है। निरंतर मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति विशिष्ट शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों के संदर्भ में संहिता, क्षमता और उपलब्धि और स्तर की नियमित जानकारी में सहायता मिलती है। निरंतर मूल्यांकन से अध्यापक विद्यार्थी की क्षमताओं, कमियों और ज़रूरतों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे अध्यापकों को तत्काल फीडबैक मिलता है, जो ये निर्णय ले सकते हैं कि एक विशेष इकाई या संकल्पना को पूरी कक्षा को दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है या केवल कुछ ही विद्यार्थियों को उपचारात्मक अनुदेश की आवश्यकता है। निरंतर मूल्यांकन द्वारा बच्चे अपनी क्षमताओं और कमियों को जान सकते हैं। इससे बच्चों को अपने अध्ययन का वास्तविक स्व मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इससे उन्हें पढ़ाई की अच्छी आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने और अपने कार्यकलापों को वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित करने की प्रेरणा मिलती है। यह अनुदेश के उन क्षेत्रों का निर्धारण करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है जिस पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है। यह विद्यार्थियों के प्राप्तांकों अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। वस्तुतः अधिकांशतः प्राप्तांक अथवा अंक बच्चों में तुलना करते हैं तथा गलत निर्णय को भी पुष्ट करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी बच्चे के ने 70 अंक प्राप्त किए हैं और किसी ने 77, तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों की समझ के स्तर में बहुत अंतर होगा, पर अंकों के आधार पर दोनों की श्रेणियों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है।
यह भविष्य के विषयों, पाठ्यक्रमों और कैरियर संबंधी निर्णय लेने में सहायता देता है। सीसीई के अनुसार विद्यार्थियों बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन वर्ष में 2 से 3 बार प्रत्येक 4 और 6 माह में किया जाना चाहिए। इससे शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति पर सूचना रिपोर्ट प्राप्त होती है और इस प्रकार उनकी प्रभावी सफलताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। अब हम देखेंगे शिक्षा पर महान व्यक्तियों के विचार। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि क्या किसने कहा था। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर न हो। शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर न हो, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। फिर है शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अति मानस का उपयोग करना है, ये अरविंद घोष ने कहा है। अरविंद घोष ने क्या कहा है कि शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अति मानस का उपयोग करना है, ये अरविंद घोष ने कहा है। फिर है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के शरीर व मस्तिष्क तथा मन की सर्वोत्तम शक्तियों के सम्यक रूप से विकास से है, ये महात्मा गांधी ने कहा। फिर मेरे विचार से मानव को मानव बनना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये महात्मा गांधी ने कहा। शिक्षा मात्र आत्मोन्नति के लिए होती है, ये भी महात्मा गांधी ने कहा। फिर है वह शिक्षक नहीं है जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। फिर है शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत मीठा है, ये अरस्तु ने कहा। ये सारी लाइन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि किसने कहा है। ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है, ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, ये नेल्सन मंडेला ने कहा है। अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, ये विक्रम यंग ने कहा है। ये भी परिभाषा एग्जाम में पूछ देती है कि ये किसकी परिभाषा है। फिर है शिक्षा वास्तव में सत्य की खोज है, यह ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। अगर शिक्षा के यथार्थ को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो यह दुनिया रहने के लिए बेहतरीन जगह बन जाएगी, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। फिर है हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्यों से जोड़कर उपयोगी और रोजगारोन्मुखी बनाना चाहिए, ये भी APJ अब्दुल कलाम का कथन है। फिर है शिक्षा परिणाम मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए। शिक्षा का परिणाम मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहे थे। तो इस प्रकार हमारा शिक्षण अभियोग्यता का पूरा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। ये क्लास बहुत लंबी थी और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस बुक में कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था कि आपको बहुत समझने की आवश्यकता होगी, केवल श्रवण मात्र से ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम शोध अभियोग्यता का पूरा टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे जल्द ही। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। ये आपके UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और CTET या जो भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें शिक्षण अभियोग्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूरे ही पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।